नमस्कार, सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, आज का अपना जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के एंडोक्राइन से है, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हार्मोन जो है वो जीवों के लिए किस प्रकार ज़रूरी है या वो अपने द्वारा कितने ऐसे फंक्शंस है या उनके जो कार्य है जो वो करने के लिए बन रहे हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक वो किस तरह पहुंचते हैं, और फिर वो जो प्रोसेस के बाद जो मैसेंजर डेवलप जो करते हैं फर्स्ट से सेकंड, जो टारगेट ऑर्गन जो होता है वो अपना फंक्शनल फॉर्म में जो स्टार्टअप है वो किस प्रकार से शो करते हैं। तो आज अपना डिस्कस करने का जो टॉपिक है वो है कि ऐसे कितने ग्लैंड्स है या हार्मोन्स है जो जीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर, इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है हमारे लिए हाइपोथैलेमस। भाई ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसका जो मेन जो टारगेट ऑर्गन जो होता है ना वो है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर भी कौन सा पार्ट है जो उसका अग्रभाग है, एंटीरियर पोर्शन है, जिसको अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस ग्लैंड्स तक पहुंचने के लिए अपने द्वारा जो हार्मोन्स या जिसको अपन केमिकल कंपोजिशन बोल रहे हैं वो है इसके लिए रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको अपन फैक्टर्स के नाम से भी जान सकते हैं। और इनका जो टारगेट ऑर्गन जो होगा वो हमेशा एडिनो हाइपोफाइसिस ही रहेगी। एडिनो हाइपोफाइसिस, अग्रपृष्ठ ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा जो हार्मोन जो बनते हैं, है ना, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन है, जो लगभग हमारी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और चूँकि ये हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उसको काम करवाना भी है और उसको कंट्रोल भी करता है। क्लियर है? तो इसका जो टारगेट रहेगा वो एडिनो हाइपोफाइसिस से रहेगा। और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि ये इसके द्वारा जो भी हार्मोन बन रहे हैं उनको भी सेक्रेट और उनको कंट्रोल करवाने का काम करेगा। अब इसी के साथ जो हमारी जो सेकंड है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, एडिनो हाइपोफाइसिस है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो अपने द्वारा कई प्रकार के हार्मोन बनाते हैं जो जिनका अलग अलग अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है और जिसके लिए वो अपना कार्य जो है वो स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से भी क्या होते हैं, लिंकेज भी होते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर जो सबसे पहला जो है वो है हमारे लिए जो पहला जो हार्मोन है वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन जीएच अथवा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेन जो टारगेट ऑर्गन जो रहेगा वो है कंप्लीटली टिश्यूज और टिश्यूज है, ऊतकों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो है अपना सेकंड नंबर
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन है वो जो अपना जो काम करेगी वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर करेगी। और थायराइड ग्रंथि जो है वो अपन को पता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम करती है। और साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि वो T3 और T4 का एक मिक्सचर है, उसको कंट्रोल करवाती है। और अपने द्वारा जो हार्मोन जो बनाएगी, या अपन ये कह सकते हैं इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हमेशा थायराइड ग्लैंड ही रहेगी। जिसमें T3 एंड T4 हार्मोन है। और इसके साथ जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ना, वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो बनने वाले जो हार्मोन्स जो होते हैं, और एड्रिनल ग्रंथि का भी जो कॉर्टेक्स और मेडुला वाला जो ऑप्शन है, उनमें से सिर्फ ये कॉर्टेक्स के साथ ही अपना टारगेट रखती है। तो ये है हमारे लिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो कौन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो फंक्शनल फॉर्म जो है वो एडेनो हाइपोफाइसिस के ही है ना। तो इसके द्वारा जो हार्मोन बन रहे हैं एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसका जो टारगेट ऑर्गन जो रहेगा वो कौन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और उसको ये स्टिमुलेट करवाने का काम है। इसका जो मेन जो फंक्शन जो यहाँ पे जो रहेगा उसको स्टिमुलेट करवाने का काम कर रही है भाई। इसी की सहायता से ये अपने आप को क्या करती है? एक्टिव करती है हार्मोन बनाने के लिए। और इसके साथ जो है नेक्स्ट प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन है वो मेमरी ग्लैंड्स के लिए है। किसके लिए है? मेमरी ग्लैंड्स। इनसे इसका डेवलपमेंट भी है, और इसके साथ साथ ये इसके द्वारा बनने वाले मिल्क फॉर्मेशंस, ये लीजिए, मिल्क फॉर्मेशन के अंदर अपना काम है इसका, है ना। किसका है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का। इसके साथ साथ जो है वो है नेक्स्ट FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमेशा अपने द्वारा फीमेल्स के अंदर ओवुलेशंस के फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ साथ ये मेल्स के अंदर टेस्टिस का जो जर्मिनल वाला जो पोर्शन है ना, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करवाने का काम कर रहे हैं। फीमेल्स के अंदर क्या है? फीमेल्स के अंदर है ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स के
डेवलपमेंट के अंदर, और मेल्स के अंदर जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने के लिए उसको कंट्रोल करवाने के लिए शुक्र जनन का जो प्रोसेस है जो अपन ने लास्ट सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने, उसी के प्रोसेस को करवाने का काम कर रही है। इसके बाद जो मेन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है वो भी किसके लिए भाई? फीमेल्स के लिए है। और जो सेक्सुअल हार्मोन के लिए उत्तरदायी है और ओव्यूलेशंस के लिए है। भाई इसका जो मेन जो टारगेट है वो है सेक्सुअल हार्मोन प्लस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है भाई। उनको ये बनाने का और उनको कंट्रोल करवाने का काम करते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एडेनो हाइपोफाइसिस है जिसके द्वारा हार्मोन बन भी रहे हैं और उनका टारगेट ऑर्गन भी है। तो अब तक अपन ने जिसके बारे में बात की है वो है एडेनो हाइपोफाइसिस का फर्स्ट भाग है ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो टारगेट ऑर्गन जो है वो टिश्यूज और सेल्स की डेवलपमेंट के ऊपर है भाई, या उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और इसके साथ साथ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है, जो अपने द्वारा बनने वाले हार्मोन्स का जो काम है वो है टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्रंथि, जो T3 और T4 के रूप में अपने हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। उनको बनाने का और उनको कंट्रोल करवाने का काम इसी के अंडर में है। और इसके बाद जो है मेन वो है ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एडेनल कॉर्टेक्स के ऊपर अपना काम करती है। और इसके बाद जो मेन जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका टारगेट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट और मिल्क फॉर्मेशंस के लिए है। और इसके साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल्स के अंदर ओवेरी के फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में काम है, और मेल्स के अंदर है वो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को करवाने का काम करते हैं। तो इसके साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित है, जो फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल हार्मोन को बनाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो ओव्यूलेशंस का जो पीरियड होता है उसको भी ये कंट्रोल करवाने का या उसका सिक्रेशन करवाने का काम करते हैं। आ गया? और एक बार डीएस को क्लीन करते हैं, आप देख लीजिए एक बार। भाई साथ साथ लिखने का भी काम स्टार्ट रखना आप, है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए अपने किसी भी प्रकार से। भाई एडेनो हाइपोफाइसिस से वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। अब अपना जो नेक्स्ट जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, और जो अपने द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि का सेकंड पार्ट है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो अपने द्वारा ऑक्सीटोसिन और इसके साथ साथ वेसोप्रोसिन को बनाने का काम करते हैं। इसके साथ
जो इसका टारगेट है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, जिसको अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये लीजिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको अपन एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब इसमें जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो यूट्रस के अंदर कंस्ट्रिक्शन के अंदर काम आता है। यूट्रस के कंस्ट्रिक्शन, संकुचनशीलता बनाए रखने के लिए, उसके लिए काम करता है और उसको स्टिमुलेट करवाने का भी काम कर रहा है। ये साथ साथ उसके क्या करवा रहा है, उसको स्टिमुलेट भी कर रहा है, उसको उत्तेजित अवस्था बनाए रखने का भी इसी का काम है। और इसके साथ जो है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो सेल है ना, उसको भी स्टिमुलेट करवा रहा है। और इसके साथ जो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड जो सेल्स हैं उसको भी ये क्या करवा रहा है, स्टिमुलेट करवा रहा है। संकुचनशीलता के साथ साथ उसको उत्तेजित करवाने का भी काम करेगा। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी के द्वारा होने वाला जो H2O का रीएब्जॉर्प्शन है, पुनः अवशोषण, जल का जो हानि हुई होती है उसको वापस पुनः अवशोषित करवाने का काम कराने का है इसका टारगेट। तो पुनः अवशोषण की क्रिया को ये क्या करवा रहा है, एक्चुअल में स्टिमुलेट करवा रहा है भाई। ये दोनों हार्मोन जो है वो किसके द्वारा बन रहे हैं भाई, न्यूरो एपोफाइसिस। इससे पहले जो बने थे वो अपने एडेनो एपोफाइसिस का पार्ट था। अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का तीसरा पार्ट पार्स इंटरमीडिया, जो इसका तीसरा दोनों के मध्य का एक भाग है, जो अपने द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाने का काम करता है। इसका जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एम्फीबियंस के अंदर उसकी समतापी अवस्था को बनाए रखने का काम करती है ना। मेलेनोसाइट जो पिगमेंट है उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। और तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, उस पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग है, जिसमें एडेनो एपोफाइसिस, न्यूरो एपोफाइसिस और पार्स इंटरमीडिया, ये 3 इसके पार्ट हैं। और इन तीनों ही पार्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिनका पर्टिकुलर अपना अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है, जहाँ पर ये अपने द्वारा टारगेट ऑर्गन को उत्तेजित करने के साथ साथ उसके द्वारा बनने वाले रसायनों का की क्रियाओं का कंट्रोल के साथ साथ उसको स्टार्ट भी करवा रही है। तो अपन ने पढ़ा सबसे पहले एडेनो एपोफाइसिस, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, प्रोलैक्टिन था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, है ना। और इसके साथ साथ अपन ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा,
जो सिर्फ और सिर्फ एडेनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। इसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसके द्वारा दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं और ये दो हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट है। और इसी के साथ पार्स इंटरमीडिया जो पिट्यूटरी ग्रंथि का तीसरा भाग है जो मेलानोसाइट पिगमेंट्स को बनाने का काम करता है, जो एम्फीबियन के अंदर असमतापी अवस्था को बनाते हैं। अब इसके बाद जो मेन जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। भाई एड्रिनल ग्रंथि के बारे में अपन जानते हैं कि ये दो भागों से मिलकर बनी होती है ना। एक तो है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, और कॉर्टेक्स से जो बनने वाले जो हार्मोन है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ साथ एंड्रोजन हार्मोन। ये तीन प्रकार के इसके द्वारा बनने वाले हार्मोन हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाने का काम करती है। भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिक की क्रियाओं को कंट्रोल करवाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो मिनरल है ना, तो ये मिनरल्स के लिए उत्तरदायी है भाई। जैसे कि सोडियम आयन है कि पुनः अवशोषण के अंदर अपना काम करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, वो है एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय क्रियाओं से संबंधित। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और एंड्रोजन वाला जो पोर्शन है वो मेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित है भाई, रिलेटिव है उसका। सेक्सुअल जो कैरेक्टर जो है ये लीजिए, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है ये। और मेडुला के द्वारा जो हार्मोन जो बन रहे हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है। अब ये जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है। ये दोनों जो है हार्मोन वो उपापचय क्रियाओं के साथ साथ उसके अंदर आने वाली जितने भी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए है ना, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी है भाई। और इसके साथ साथ ये हमारे लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है ना, डू एंड डाई वाली है ना, करो या मरो वाली, उस स्थिति के लिए हमारे को तैयार करवाने का काम करती है विपरीत परिस्थितियों के अनुरूप। और इसके साथ जो नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा T3 और T4 चौथी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड, जो T3, T4 और कैल्सिटोनिन
हार्मोन को बनाने का काम कर रही है, और जो हमारे लिए वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है। इसका जो मेन जो कार्य जो है वो हमारे लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए है। इसके साथ साथ ये शरीर की होने वाली जो कोशिकाओं की जो रासायनिक जो क्रियाएं जो होती हैं उसकी दर को बढ़ाने का काम करती है। ये सेल्स रेट को बढ़ाने का काम कर रही है। इसका जो मेन जो काम है ना भाई, सेल्स रेट उसको बढ़ाने का काम कर रही है, और उसके साथ साथ ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट स्टेज, ये है हमारे थायराइड ग्रंथि का पार्ट। और इसके साथ जो पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो पैराथार्मोन को बनाने का काम करती है। भाई इसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्रंथि, जो पैराथार्मोन को बनाने का काम करती है। जो रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा वाला जो पोर्शन जो होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट का जो रेशियो जो होता है ना, उसको बनाने का काम करवाने का कार्य है, या उसको कंट्रोल करवाने का काम करती है। और इसके साथ साथ जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, जिसके द्वारा इंसुलिन है या ग्लूकागोन हार्मोन है ना, जो अल्फा बीटा गामा सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं। जो इंसुलिन है वो प्राणी शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण में वृद्धि करवाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो ग्लूकोज का जो रेशियो जो होता है ना प्रोपरली बॉडी सेल्स के अंदर ना, उसके रेशियो को कम करवाने का काम करते हैं इंसुलिन। और जो ग्लूकागोन है वो है ग्लूकोज की जो मात्रा का जो रेगुलेशन जो है उसको बनाने का काम करते हैं। इसके साथ जो ओवेरी है, ओवेरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहे हैं, जो फीमेल्स के लिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है। और नेक्स्ट जो टेस्टिस जो है, जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ और उसके सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा भी डेवलप होते हैं, जिनमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ना, HCG, और एस्ट्रोजन भी बनता है, प्रोजेस्टेरोन का भी कुछ रेशियो है। इसी तरह से कुछ किडनी के भी द्वारा हार्मोन बनाने का काम है, जिनमें रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन है। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है वो है थाइमस ग्रंथि है, जो थाइमोसिन हार्मोन को बनाने का काम करती है। और यही वो ग्रंथि है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उत्तरदायी है, या हमारे द्वारा होने वाली जो लिम्फोसाइट का जो डेवलपमेंट है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अपन ने थायराइड, मैंने इस बार कुछ लिखा नहीं है तो अपन को ध्यान में रहना चाहिए कि पैराथायराइड, थाइमस, ओवेरी, टेस्टिस, किडनी, प्लेसेंटा, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका अपन आगे की नेक्स्ट क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रो था कि किस प्रकार के ग्लैंड है और उनका क्या हार्मोन होता है और उनका क्या टारगेट ऑर्गन होता है। तो ये पूरा एक डायरेक्ट प्रोसेस रहेगा इनका एक फंक्शनल फॉर्म के अंदर, कि ये अपने टारगेट तक कैसे पहुंचते हैं और टारगेट पर पहुंचने के बाद ये अपनी क्रिया को किस प्रकार स्टार्ट करवाते हैं। भाई कोई भी मैसेज है वो हमारे लिए कोई काम करवाना है तो वो फर्स्ट मैसेज हो जाता है, और वो काम किसके द्वारा होता है, कौन से ऑर्गन्स के द्वारा होना था, कौन से सिस्टम से होना है। तो वहाँ तक उसको एक्टिव करवाने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि अपने द्वारा किसी अन्य हार्मोन को बनाकर, रसायन को बनाकर जो सेकेंड जो ग्लैंड्स जो होती है उसको एक्टिव करवाने का काम करती है, उसको स्टिमुलेट करवाने का काम करती है। तब जाकर वो जो XYZ के रूप में जो ग्लैंड्स जो है वो अपना हार्मोन सेक्रेशन करती है और वो सर्कुलेट होकर उस टारगेट तक पहुंचता है, फिर वो अपनी एक क्रिया को करवाने का काम करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा प्रोसेस है ये
तो जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कम्प्लीटली इसको डिफाइन करेंगे। तो ये एक आउटलाइन थी जिसके बारे में आप थोड़ा सा घर पे बैठ कर इसको आउटलाइन को बनाना और देखना कि कितनी प्रकार की ग्लैंड्स हैं, क्या उन पे हार्मोन है और क्या उनका टारगेट ऑर्गन है। आगे तो जैसे जैसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस से, फिर एडिनो हाइपोफाइसिस से, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस से, फिर पार्स इंटरमीडिया, फिर एडिनल, है ना। और इनमें कुछ डाउट लगे तो आप क्लियर कर सकते हैं, और जितने भी डाउट्स हो वो आप पूछें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे तो अपन कल इसके बारे में अपन एक ग्लैंड्स को देखते हैं, उसके बारे में अपन कल एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।